Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि समझा देता हूं ताकि वीडियो आपको समझने में काफी सहूलियत महसूस हो। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ, यानी कि यूएसए ने, अमेरिका ने अटैक किया कहां पे? जापान पे। और जापान के जो दो शहर थे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जिसका नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी, यहां पे अटैक करता है अमेरिका। और यहां पे अटैक करके एक तरीके से जापान को बुरी शिकस्त देता है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद से जापान ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने की एक तरीके से गांठ बांध ली। किस तरीके से गांठ बांध ली समझते रहिए। जापान ने अपने पॉलिसी को चेंज किया, जापान ने अपने संविधान में बदलाव किया और संविधान में बदलाव करके उसने एक पॉलिसी को अपनाई जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिज्म। और पैसिफिज्म का मतलब क्या है ये भी आप जान लीजिए। पैसिफिज्म का मतलब होता है कि भाई मैं जो है वो पीस में बिलीव करूंगा, यानी कि शांति में बिलीव करूंगा। किसमें? पीस में बिलीव करूंगा, पीस। और मैं किसमें बिलीव करूंगा? नॉन वायलेंस में, यानी कि अहिंसा में। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे कोई मुझ पर अटैक करे या फिर मैं किसी देश पर अटैक करूं। ऐसी पॉलिसी को अपनाता है कौन? जापान, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिज्म। जापान एक और चीज डिसाइड करता है, वो कहता है कि हम किसी भी तरह की मिलिट्री नहीं रखेंगे अपने पास, यानी कि चाहे वो मिलिट्री लैंड पे हो यानी आर्मी हो, एयर में हो या फिर सी हो यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, किसी तरह की मिलिट्री रखने से जो है मना कर देता है। यानी कि जापान ने एकमात्र पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी थी पैसिफिज्म की। जापान ने अपने आप को जो डिस्ट्रक्शन हो रखा था, जो नुकसान हो रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस नुकसान से खुद को उभरने के लिए, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने पर फोकस किया, ना कि इन सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। यानी कि जापान ने डिफेंसिव मोड को अपनाया, और डिफेंसिव मोड को अपनाया ना कि ऑफेंसिव मोड को। ऑफेंसिव मोड को यानी कि उसने खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए, लेकिन किसी को डराने के लिए ऐसे कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए, ऐसा कोई मिलिट्री एडवांसमेंट नहीं किया जिससे किसी देश को डर हो और डर के मारे जो है वो क्या करे? जापान पर अटैक कर दे। आपको पता होगा उसके बाद से क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं। जापान लंबे समय में अपने आप को खड़ा करता है और आज ऐसी अवस्था आ चुकी है कि जापान और भारत की अगर आप इकोनॉमी की तुलना करें, जीडीपी में तुलना करें, तो लगभग आसपास ही आपको देखने को मिलते हैं। जापान में एक प्रधानमंत्री आते हैं जिनका नाम रहता है शिंजो आबे, और शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जो है कुछ पॉलिसी में चेंज लाने की बात करते हैं। और शिंजो आबे के आपको पता होगा कि शिंजो आबे को जो है गोली से मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। उसके बाद से जापान ने जब देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का मतलब क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उस समय जो है हमारा वर्ल्ड जो कैसा रहता है वो होता है बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया में जो है दो पोल थे। एक था यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरा था यूएसए, अमेरिका। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर जो है टूट जाता है अलग अलग देशों में, डिसइंटीग्रेशन यहां पे लिख लीजिए आप, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद से पूरी दुनिया जो है वो बाईपोलर से कैसी हो जाती है? यूनिपोलर हो जाती है। और इसी दौर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी दौर को कहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि शीतकालीन दौर, शीतकाल दौर, और इसको बोलते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। यानी कि पूरी दुनिया जो है अब यूनिपोलर हो गई थी। अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जापान ने देखा कि अमेरिका एक ऐसा देश है, हालांकि अमेरिका नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जापान की सिक्योरिटी का, जापान की पूरी तरीके से सुरक्षा की अगर जिम्मेवारी किसी के ऊपर है तो वो अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका और जापान के बीच में डील है और ये दोनों जो है आपस में संबंध बना रखे हैं। किसके लिए? तो डिफेंस के लिए। लेकिन जब जापान ने देखा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि मौका परस्त है, किस तरीके से उसने अफगानिस्तान में किया, किस तरीके से उसने वेनेजुएला में किया, किस तरीके से उसने ईरान में किया, ये सारे इंसिडेंट्स जब जापान ने देखा तो जापान ने सोचा कि भाई अब जो है मुझे पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। यानी कि जो पॉलिसी पैसिफिज्म की थी, इस पैसिफिज्म की जो पॉलिसी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि भाई मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करूंगा, मैं ऐसे कोई वेपन्स नहीं बनाऊंगा जो बहुत लेथल वेपन्स हो, बहुत ही बड़े वेपन्स हो, ऐसे कोई वेपन्स नहीं बनाऊंगा। ये सारे पॉलिसी को जापान ने अब छोड़ दिया है। अब जापान ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर दी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर को देखा, अलग अलग कंट्री को आपने देख रहे हो कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज समझना होगा, चाइना और नॉर्थ कोरिया
जिस तरीके से अपने आप को डेवलप किए हैं, नॉर्थ कोरिया अभी न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है वो तानाशाह है, किम जोंग उन, और इससे जो है जापान को भी काफी डर है। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया की वजह से जापान को ऐसी महसूस हुई बात कि भाई अभी जो है हमको अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और इस तरीके से उसने पैसिफिज्म की जो पॉलिसी थी, यानी कि शांति की जो पॉलिसी थी, उसको छोड़कर अब वो जो है डिफेंस डील कर रहा है, डिफेंस पैक्ट कर रहा है। इसने बहुत सारे कंट्रीज के साथ किया और अभी इसने भारत के साथ किया है, इंडिया जापान डिफेंस टाइज एक्ट नाउ और लूज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि अब डिफेंस पैक्ट हो रही है अलग अलग कंट्री के साथ, भारत के साथ भी हुआ है। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया कि चाइना और नॉर्थ कोरिया की वजह से किस तरीके से जापान के मन में डर पैदा हुआ। साथ ही साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन वजहों से भी जापान को महसूस हुआ कि भाई हम इन फील्ड में भी जाएं। साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने बाकी सारे देशों में जिस तरीके से उत्पात मचाई है, इससे भी जापान को डर था कि भाई ये खुद की अब मदद नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया में अशांति फैला रहा है, ये हमारे देश में क्या शांति रखेगा। इसलिए चाहे वो लैंड में हो, एयर में हो या फिर सी में हो, जापान अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो जाता है शिंजो एबे को। लेकिन ये जो जापान की पहली महिला वहां की लीडर बनी है, इनका भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है पैसिफिज्म की पॉलिसी को छोड़कर एक तरीके से पॉलिसी अपनाया है। अब हुआ क्या है, इंडिया जापान डिफेंस टाइज, चाइना अनहैप्पी। जाहिर सी बात है, जब जापान के साथ हम क्लोज होंगे तो चाइना को पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि जापान और चाइना का जो रिलेशन, देखो चाइना का जो रिलेशन है, चाहे जापान हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो या फिर साउथ कोरिया हो, इनके साथ कुछ ऐसे रिलेशन हैं चाइना के, अगर इनके साथ हमारे रिलेशन अगर अच्छे होने लगेंगे तो चाइना को पेट में दर्द होगा। यानी कि हमारे रिलेशन अगर वियतनाम के साथ अच्छे हो जाए, हमारे रिलेशन अगर साउथ कोरिया के साथ अच्छे हो जाए, जापान के साथ अच्छे हो जाए, तो चाइना के पेट में दर्द होने वाला है। अब कहानी क्या है ये समझ लीजिए। एज जापान रिलैक्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट्स, इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम द मूव एंड सेड दैट द बोथ साइड्स हैव कमिटेड टू इंक्रीज प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा में दोनों देश जो है अपने आप को क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जापान ने क्या कहा है कि भाई हम जो है अब आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने बताया ना कि पैसिफिज्म की पॉलिसी अपनाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, आर्म्स को बनाएगा ही नहीं, बनाने के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो जापान ने अपने आप को एक तरीके से अब बता दिया है दुनिया को कि भाई हम सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं, अब डिफेंस में भी अपने आप को लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। फिर आप देखिए, दिस एज्यूम्स सिग्निफिकेंस एट अ टाइम व्हेन बोथ इंडिया एंड जापान आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ अ बेलिजरेंट चाइना इन द इंडो पैसिफिक नेबरहुड। इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन चाइना का जो है जो प्रेजेंस है वो अलग तरीके से बड़ा होता हुआ दिख रहा है, ऑथोरिटेटिव देखने को मिलता हुआ दिख रहा है हमें। इसके लिए जापान और इंडिया को मिलकर साथ आना, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली एट द स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिक्योरिटी लैंडस्केप इंक्लूडिंग क्वाड ग्रुपिंग, ये आपको पता होगा। फिर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन जापान नाउ लिफ्टेड, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे जापान के ऊपर वो भी लिफ्ट हो गए। जापान रिलैक्स डिकेड ओल्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी कि भाई पहले वो एक्सपोर्ट नहीं करते थे आर्म्स को, लिथल वेपन्स जो होते हैं इनका एक्सपोर्ट नहीं करता था जापान, लेकिन अब इसके ऊपर से जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है। जापान सिर्फ बनाएगा ही नहीं, मैन्युफैक्चर ही नहीं करेगा, उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, earlier the restrictions was that the Japan limit arms export to just 5 categories, rescue, transport, warning, surveillance, इन सारे क्षेत्रों में करता था, लेकिन अभी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। दिस मीन्स जापान कैन नाउ सेल लिथल वेपन टू 17 कंट्रीज। जो मैं आपको बता रहा था कि 17 देशों में जो है अब लिथल वेपन, जो बहुत ही जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, उनको जो है अब एक्सपोर्ट करेगा। और ये रणधीर जायसवाल जी हैं, ठीक है, स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। रणधीर जायसवाल क्या कहते हैं, इंडिया वेलकम्स जापान रिव्यू ऑफ द 3 प्रिंसिपल्स ऑन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो ये वेलकम भी कर रहा है। ठीक है, और जापानीज पीएम तकाइची जो है आल्सो सेड देयर वाज एब्सोल्युटली नो चेंज इन आवर कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द पाथ एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी हैव फॉलोड एज अ पीस लविंग नेशन फॉर ओवर 80 इयर्स सिंस द वॉर। इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पॉलिसी रही है शांति की, वो हम पॉलिसी अपनाते रहेंगे, लेकिन खुद की सुरक्षा करने में ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया उनकी वाइफ के साथ, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही दिन ईरान के जो लीडर थे उनको मार गिराया, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक तरीके से तबाही मचा रखी है, तो हर एक देश को चाहिए कि अपने आप को क्या करे, अपने आप को स्ट्रेंथन करे, अपने आप को एक डिफेंसिव मोड के साथ साथ ऑफेंसिव मोड में भी रेडी रखे। पता चले कि आपके ऊपर अटैक हो गया और आप जो है प्रिपेयर ही नहीं है, आप बोले कि नहीं भाई
हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा करेंगे, हम आप पर अटैक नहीं कर सकते। तो ये स्थिति जो है अब नहीं चलने वाली है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। अंडर द न्यू सिस्टम वी विल स्ट्रेटेजिकली प्रमोट इक्विपमेंट ट्रांसफर वाइल मेकिंग इवन मोर रिग्रेस एंड कॉशियस जजमेंट ऑन वेदर ट्रांसफर्स आर परमिसिबल जीरो, ठीक है, ये तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब साउथ कोरिया के बारे में बात करने वाला हूं। आपने दो चार कंपनी का नाम बताता हूं। आपने एलजी का नाम सुन रखा होगा, आपने सैमसंग का नाम सुन रखा होगा, आपने किया का नाम सुन रखा होगा, आपने hyundai का नाम सुना होगा। ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जो जाइंट्स हैं, वो भारत में पेनिट्रेट कर चुकी हैं, भारत के घर घर में पेनिट्रेट कर चुकी हैं। आप जिस डिवाइस पे शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एलजी हो, जिस कार को आप आजकल किया जो कार है वो काफी फेमस हो चुकी है इंडियंस के बीच में। जिस तरीके से साउथ कोरिया ने इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट किया है, ये काबिल तारीफ है साउथ कोरिया के लिए, लेकिन भारत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया अगर मान लो कि 100 रुपए जो है, 100 रुपए अगर हमें भेजता है ना, हम जो है सिर्फ 40 रुपए ही भेज पा रहे हैं। मतलब हमारा इंपोर्ट जो है, जो आयात है वो बहुत ज्यादा है, हमारा जो निर्यात है वो बहुत कम है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का देश है। कोई भी कंट्री भारत को एक मार्केट के रूप में देखती है। समझ में आ रही है आपको बात? इसलिए इंडिया को चाहिए कि भाई मार्केट ना बने किसी का फायदा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि 100 रुपए अगर वो हम इंपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया से, हम सिर्फ 40 रुपए ही एक्सपोर्ट करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे होता है ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार घाटा बढ़ता है। और ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ता रहेगा, जैसे कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, हमारे लगभग हर एक देशों के साथ लगभग ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। लेकिन अभी हमने एक डील साइन किया है साउथ कोरिया के साथ। ऐसी कुछ डील जो है 2009 में भी साइन हुई थी। 2009 में भी हमने एक डील साइन किया था साउथ कोरिया के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसा सेपा नाम था उसका। और सेपा के साइन करने के बाद भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। साउथ कोरिया के साथ डील साइन करने के बाद 2009 में भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा फायदा जो है साउथ कोरिया को हुआ। देखो, साउथ कोरिया और भारत का रिलेशन जो है बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा के ड्रामा हो, आप जो बीटीएस वगैरह देखते हैं, है ना, ये के ड्रामा जो सीरियल्स होता है काफी पॉपुलर है भारत में। आप जितनी भी कंपनीज हैं साउथ कोरिया के वो काफी फेमस है भारत में। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म है, हमारा कल्चरल टाइज भी है। जो बुद्धिज्म है, भारत का जो बुद्धिज्म है वो साउथ कोरिया में भी है। साउथ कोरियन बहुत सारे लोग जो है आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर आपने देखा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के रीडेवलपमेंट में, उसका पुनर्निर्माण करने में कोरियन लोग जो थे, साउथ कोरिया जो था, उसका भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बुद्धिज्म के वजह से जो है हमारा एक रिलीजियस टाइज भी है उनके साथ, कल्चरल टाइज भी है। समझ में आ रही बात? तो हमारे जो रिलेशन है साउथ कोरिया के साथ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक के टर्म्स में अगर आप समझना चाहेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। साउथ कोरिया बहुत सारी चीजें हमारे पास भेजता है, और जो भेजता है वो क्या भेजता है? फिनिश्ड गुड्स भेजता है। और हम क्या भेजते हैं? हम रॉ मटेरियल्स भेजते हैं। यही फर्क है। रॉ मटेरियल्स हम भेजते हैं और वो भेजता है फिनिश्ड गुड्स। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। वो 100 रुपए अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट 40 रुपए कर पा रहे हैं। और देखो, जो हमने डील साइन की है, ये वहां के लीडर हैं और ये आए हुए हैं भारत, प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, और इन दोनों की मुलाकात के बाद डील साइन हुई, और इससे जो है चाइना को थोड़ी तकलीफ भी हो गई है। अब हुआ क्या है, ध्यान से समझिए। चाइना वुड सी इंडिया अटेम्प्ट टू एक्सपेंड डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन विद साउथ कोरियन आर्टिलरी एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इनविटेबली सेंसिटिव। एक्चुअली हुआ क्या है, ध्यान से समझिए। भारत जो है वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहता है। और देखो, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, और अगर हम डील साइन करते हैं इजराइल और जापान, इनमें काफी फर्क है। एक तरफ हम फ्रांस के पास जाएं, एक तरफ हम यूएसए के पास जाएं, और एक तरफ हम जापान के पास जा रहे हैं, एक तरफ हम जा रहे हैं साउथ कोरिया के पास, हम इजराइल के पास जा रहे हैं। इसमें बहुत फर्क है। आपने देखा होगा कि फ्रांस ने हमें बहुत सारी जो चीजें है ना, इंटेलिजेंस शेयर करने से मना कर देता है। इंटेलिजेंस किस मामले में? आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे हथियार खरीदे, बहुत सारे हथियार हमने खरीदा, राफेल वगैरह खरीदा है। तो जो टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफर होता है वो करने से मना कर देता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अगर करने से आप मना कर दोगे तो क्या होगा? हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं बना पाएंगे। वी विल नॉट बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। लेकिन कोरिया है, जापान है, ये सब जो कंट्री है, इजराइल है, ये सब हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फ्रांस जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए एग्री नहीं है। राफेल के मामले में यूएसए एग्री नहीं होता है। तो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर हम अपना डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहते, चाहे वो रशिया हो, रशिया हो, फ्रांस हो, या फिर अमेरिका हो। ये तीन देश काफी फेमस होते हैं जिनके साथ हम लोग हमेशा जो है डिफेंस की बात करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे देश हैं, इनके साथ अगर हम डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिफेंस पैक्ट करते हैं, ये हमारे लिए काफी फेवर की बात होती है। ठीक है। इवन बीजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद न्यू दिल्ली इन द हिमालयज अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। देखो, हमारा जो रीजन है, कहाँ पे, अगर आप देखोगे, मैं इंडिया का कोई मैप अगर आपको दिखाऊं तो ये चाइना है। यहाँ पे जो हमारा वो है, और ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है,
यहाँ पे हमारा चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, हमारे उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर टेंशंस जो है हमेशा जो है हमें देखने को मिलते हैं। अरुणाचल के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो चाइना क्लेम करता है कि भाई ये हमारा है, वैसे ही लद्दाख का भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि वो उनका है। तो इसके वजह से हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये हमें मजबूर कर देता है कि ऐसे हम जो है अपने डिफेंस जो डील हैं वो दूसरे देशों के साथ साइन करके और उसको एक्सटेंड करें और जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उसको भारत में लाएं। जैसे कि देखो ना, दिल्ली ऑपरेट्स अबाउट 100 ऑफ द K9 वज्र T-155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉर्जर मतलब तो होता है टैंक होता है एक तरीके से यूनिट्स एंड प्लान्स टू एक्वायर 100 मोर द K9 वज्र टी मेड इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन साउथ कोरिया K9 थंडर डिजाइन। तो ये जो हमारा है ना वज्र K9 वज्र टी, ये मेड इन इंडिया है, लेकिन डिजाइन का जो मॉडल है, टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। तो ये सब जो डील साइन कर रही है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। द इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड द हॉर्जर इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट लद्दाख रीजन। पहले ये जो है राजस्थान के क्षेत्रों में था, लेकिन हमने जो है लद्दाख में भी इसको डिप्लॉय किया है, ठीक है। एमिंग टू बूस्ट लॉन्ग रेंज फायर पावर एमिड इंडियाज बॉर्डर टेंशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया वुड हैव गिवन फर्दर विद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात हो गई। As demonstrated by the conflict last year with Pakistan, India recognizes the need to develop layered air defense system as well. Layered defense system को जो है डेवलप करने की भी ज्यादा जरूरत है। लेयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा तो यू विल नॉट रिटेलिएट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई देश अटैक कर रहा है, तो आपको बहुत ही कम समय में आपको भी रिटेलिएट करना होगा। अदरवाइज जितना ही गैप होगा, जितना ही टाइम का गैप होगा, उतना ही ज्यादा जो है हम लोग बैकफुट पे चलते जाएंगे। इसीलिए मल्टी लेयर्ड जो है डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात हो रही है। इंडिया फेसेस अ मल्टीट्यूड ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम ड्रोन्स, क्रूज, मिसाइल्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। देखो अभी जो है वॉर का जो मेथड है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले वॉर का जो मेथड था पूरी तरीके से आर्मी जो हमारी फुट जो आर्मी होती थी उस पर डिपेंडेंट था, यानी कि लैंड पे सारे बैटल्स हुआ करते थे, वॉर हुआ करते थे। अब सारे मोड ही चेंज हो गए हैं, समझ में, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से, ये जो एयरक्राफ्ट हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके आने की वजह से पूरा वॉर का मेथड चेंज हो गया है। इसीलिए इंडिया को भी चाहिए मल्टी लेयर्ड जो है डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात हो रही है, ठीक है। चाइना फील्स इनसेंसिटिव बिकॉज सियोल माइट बी व्यूड एज अ प्लेइंग एज सब्सटेंशियल रोल इन द यूएस, ठीक है, वही बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही से ही सारी चीजें ये डिस्कस कर दी है। ये देखो यहाँ पे क्लैश इन गलवान वैली, ये स्कैचिन ग्लेशियर, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश वाला मैंने ऐड ही नहीं किया है। इन सारे क्षेत्रों में जो है हमारा क्या है, डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर चाइना के साथ हो। कुड रशियन मिसाइल्स हेल्प इंडिया काउंटर इट्स आर्क राइवल्स चाइनीज वेपन्स। देखो क्या होता है, मान लो कि इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ बहुत सारे जो है डिफेंस डील साइन कर रहा है और अपने वेपन्स को बढ़ा रहा है। भले पाकिस्तान हम पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये भारत के लिए मजबूरी हो जाती है कि भारत भी अपने आप को स्ट्रेंथन करे, समझ में आ रही बात। तो पाकिस्तान अगर मान लो कि चाइना से ले रहा है बहुत सारे वेपन्स और अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये हमारे लिए कंपल्सन बन जाता है, मजबूरी हो जाती है कि भाई हमें अपने आप को भी उसके बराबरी में ना रखकर बल्कि उसके ऊपर जो है जाना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया जो है वो क्या कर जाए, वो रशिया हो, साउथ कोरिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, कुछ हद तक हम जो है फ्रांस हो, अलग अलग कंट्री के साथ डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। और कुड रशियन मिसाइल्स हेल्प इंडिया काउंटर इट्स आर्क राइवल चाइनीज वेपन्स, ये एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। रशिया इज हेल्पिंग इंडिया इन डिफेंस। India has reportedly signed a deal to buy Russian missiles that target support aircraft as its arch rival Pakistan and China continue to integrate their aerial weapons profile। मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान चाइना एक भाई हैं, पाकिस्तान और चाइना एक ही हैं, एक ही पार्टी के हैं, तो भारत को जाहिर सी बात है कि भाई रशिया की तरफ मूव करना पड़ेगा। रशिया इज क्लियर द एक्सपोर्ट ऑफ अराउंड 300 R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये हमने डील साइन किया है रशिया के साथ, ये सारे मिसाइल जो है भारत में आएंगे। मलेशिया बेस्ड न्यूज प्लेटफॉर्म डिफेंस सिक्योरिटी एशिया डिलीवर्ड ऑफ द मिसाइल्स कुड बिगिन विद इन 12 to 18 मंथ में जो है वो सारे डिलीवरी हो जाएगी, ये भी बात हो गई है। फिर ईरान अगेन क्वेश्चन पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान का जो भी नेगोशिएशन हो रहा था, जो नेगोशिएशन वो कराने की कोशिश करता अमेरिका और ईरान के बीच में, उस नेगोशिएशन का कोई भी फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने सीधे सीधे ये बात कह दी है कि भाई हम जो है अब पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ने जो भी सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे वो सारे सुरक्षा के इंतजाम को अब उन्होंने रिलीज कर दिया है। यानी कि अब ये बात तय हो गई है कि अब इस्लामाबाद या कराची जो है अब कोई नहीं जाने वाला है, चाहे वो ईरान से हो या फिर अमेरिका से हो। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कह दी है कि भाई अब जो भी ईरान को बात करनी है वो डायरेक्ट हमसे करे, कॉल पे बात कर या फिर किसी अमेरिका में आकर ही बात करे। अब इसमें पाकिस्तान का कोई रोल दिखता हुआ हमें नहीं मिल रहा है। तो जो एक बहुत लंबी हवा बनाई जा रही थी, बहुत लंबी कहानी बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान वॉर रुकवा सकता है, पाकिस्तान ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अंतिम जो रिजल्ट है वो ये है कि पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये दो ही देश डिसाइड कर पाएंगे, और वो कौन है, ईरान और अमेरिका, कि उनको कैसे जो है
पीस तक पहुंचना है, यानी कि शांति तक पहुंचना है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके क्या विचार है, चाइना की जो पॉलिसी रही है, जापान की जो पॉलिसी रही है, पैसिफिज्म की पॉलिसी रही है, इस पर आप कितना एग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।